थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में लाइव कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीक भी अनाउंस किया था कि मैं एक वीक शो छोड़ के आऊँगा, इसलिए लास्ट वीक शो नहीं हुआ, और अब अगले वीक भी मैं यहाँ नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात आज के शो के बाद फोर्टनाइट के बाद होगी, यानी कि अगले वीक हमारा शो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह ताला आई विल बी बैक विद यू और हम फिर दोबारा लाइव शो करेंगे। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले मैं एक दो इम्पॉर्टेंट बातें बोल दूँ, आई थिंक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कि सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग अब बोल रहे हैं कि जी प्रीमियम सर्विस खुल गई है, क्योंकि उनको पता नहीं इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक प्रीमियम सर्विस नहीं खुली। प्रीमियम सर्विस वो फैसिलिटी है जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसे दे के होम ऑफिस से डिसीजन सेम डे में ले लेते थे। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल करके कहा है कि जी हमें पता चला है प्रीमियम सेंटर्स, मतलब प्रीमियम एप्लीकेशन खुल गई है, मीनिंग होम ऑफिस एक दिन में डिसीजन देगा। बट टू माई नॉलेज अभी ये चीज़ नहीं है आज की डेट के अंदर। फ्यू वीक्स में या कल परसों चेंज हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज की डेट में अभी तक प्रीमियम सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे, तो आई थॉट कि ये मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक्चुअली अपनी अम्मी के लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। जी जी तो इस सिलसिले में मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे। जी सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी को कौन से पेपर्स वहाँ से चाहिए होंगे, जी क्योंकि मैंने ये सुना है कि उनको अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा। जी तो उस सिलसिले में, क्योंकि मेरी अम्मी का घर है उनके नाम पे है और उनको वहाँ से रेंट भी आ रहा है तकरीबन 12-13 हज़ार जी रुपए। तो एक तो ये, और बैंक में उनको अपने स्टेटमेंट कितनी शो करनी पड़ेगी। और दूसरी ये बात मैंने पूछनी थी कि उनके कौन कौन से पेपर्स हैं जो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा। ये 3-4 क्वेश्चन है। यहाँ से तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड फुल टाइम काम करते हैं, मैं पार्ट टाइम करती हूँ, और हमें उनके जितने खर्चात उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मुझे इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ मशवरा देना चाहें जो मैं नहीं आपसे सवाल कर पाई, तो प्लीज़ मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार होंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपके सवाल थैंक का, यू। और बहुत अच्छा आपका सवाल था। चलो पहले तो मैं दो चीज़ें क्लेरिफाई कर दूं। एक तो उसमें से मिथ है लोगों की, आई डोंट नो व्हाई, कि वो समझते हैं कि एक ख़ास बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए अकाउंट के अंदर तो तभी वो आपको वीज़ा देते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग। और सेकंड बात है कि कोई भी आप ऐसा डॉक्यूमेंट उनको देते हैं जिसमें उर्दू लिखी हुई है या कोई फॉरेन लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आपको लाजमी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के साथ पेश करना है। तो इट इज़ नॉट अबाउट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने देने इंग्लिश में ट्रांसलेटेड। पासपोर्ट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें उर्दू लिखी हुई है, आपको उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इनटू इंग्लिश जब आप सबमिट करते हैं।
تو اب بات آ جاتی ہے سبمیشن کی. تو اگر آپ نے میرے پرانے شو نہیں دیکھے تو میں آپ کو 3 مین باتیں بتاتا ہوں جو وزٹ ویزا میں ضروری ہیں اپلیکنٹ کی طرف سے. باقی دیکھیں قسمت کی بات ہے کہ وہ ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کیوں قسمت کبھی کبھی بولتا ہوں کہ میرے خیال سے ہوم آفس وزٹ ویزے کے اوپر کافی ڈسپرپورشنیٹ طریقے سے ڈیسیجن لیتے ہیں. جو میں اپنی بات کروں تو بیکاز پرانے زمانے میں جب اپیل ملتی تھی تو 98% اپیلیں وزٹ ویزے میں, تبھی چلے 98 میں اپنی اگزامپل تو نہیں دے سکتا, جنرل شاید ہائی پرسنٹیج, بہت ہائی پرسنٹیج اس لیے کورٹ میں لوگ جیت جاتے تھے بیکاز ہوم آفس کے ڈیسیجن وہ ان ریزنیبل. اب رائٹ آف اپیل نہیں ہے تو صرف لوگوں کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ جوڈیشل ریویو ہے یا پری ایکشن پروٹوکول ہے جو تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے. تو اس میں ہم بعد میں جائیں گے کسی اور دن. ابھی جہاں تک ڈاکومنٹ کی بات ہے, آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. تو دیکھیں میں 3 پرنسپلس کہتا ہوں لوگوں کو کہ جب وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکنٹ کی طرف سے لگائیں. پہلی بات ہے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ. اب مجھے ایک دم لوگ کہتے ہیں جی بینک سٹیٹمنٹ جی اس میں اتنا پیسہ اتنا آ رہا ہے جا رہا ہے, 10 پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. بینک سٹیٹمنٹ اس لیے مانگی جاتی ہے کہ آپ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو ایپلیکنٹ ہے وہ اپنا منتھلی گزارا کیسے کر رہا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے پاس ان کے کوئی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کا بریک ڈاؤن ہے کہ جی اتنا خرچہ ہے پر منتھ, ادھر سے یہ پیسے آ رہے ہیں اور اس طریقے سے اسپینڈ ہو رہے ہیں, اس کا آپ نے خلاصہ دینا ہے. اب کبھی کبھی ہوتا ہے, مجھے اکثر آتے ہیں کہ جی ہماری مدر تو اتنی ایجڈ ہے کہ وہ بینک نہیں جا سکتی تو بھائی سب کچھ دیتا ہے. ناٹ اے پرابلم. پھر آپ وہ سارا مینشن کریں ود ایویڈنس بھائی کی اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ مدر کو پیسے دے رہے ہیں. بے شک کیش میں دے رہے ہیں تو بھائی کو پھر چاہیے اپنی اسٹیٹمنٹ ساتھ لگائے, ریٹن اسٹیٹمنٹ کہ جی میں اپنی مدر کو پیسے کیش میں دیتا ہوں. بیکاز واٹ وی ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اس کہ فائنینشیل سچویشن کیا ہے ایپلیکنٹ کی, وہ بڑا ضروری ہے پروف کرنا. اس لیے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ, اور اگر کسی وجہ سے بینک سٹیٹمنٹ ایکٹیو نہیں ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل ایکسپلینیشن کہ جی یہ اکانومی کیش اکانومی ہے اور یہ کیش پہ اس لیے زیادہ تر گزارا کر رہی ہیں میری مدر بیکاز شی از اولڈ اور وہ بار بار جا کے بینک نہیں جا سکتی. ہم بٹ کنسرن کہ کارڈ ان کو یوز کرنا نہیں آتا اینڈ کوئی ابیوز نہ کرے کارڈ ان سے, تو وی ٹرائی ٹو کیپ اٹ کیش. تو یہ تو اس کی ایگزامپل ہوگی, بٹ یو نیڈ ٹو ایکسپلین آل دیٹ. تو پہلی چیز ہوگی فائنینشیل. پھر آ جاتے ہیں کہ جی ان کا فیملی اکنامک سیٹ اپ کیا ہے. فائنینشیل سے ریلیٹڈ ہے بٹ فیملی سیٹ اپ, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپلیکیشن میں آپ ان کو یہ پروو کر کے دیں کہ واٹ آر دا سرکمسٹانسز اینڈ وائی وڈ دس پرسن گو بیک. کہ جی اگر میری مدر یا فادر اس ملک میں آ رہے ہیں, واٹ از دا ریزن کہ یہ واپس بھی جائیں گے. تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اب بڑا کامن ہوتا ہے کہ بھائی ساری زندگی پیرنٹس ادھر رہے ہیں, وائی وڈ دے آل آف اے سڈن لیو دیر اینڈ کم ہیئر. پھر لوگوں کے اور فیملی ممبرز ہوتے ہیں بیک ہوم, اینڈ جنرلی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طرح میں آپ کو اپنے فادر کی ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی مشکل سے جب وہ ادھر آتے ہیں تو ہی گیٹس ویری اپسیٹ بیکاز ہی کیم ان دا ونٹر, 3 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے. نہیں, ریٹائرڈ پرسن, ان کو شوق ہے وہ دوستوں یاروں کے ساتھ پھرنے کا, ہی لائکس دا کمپنی. یہاں آپ کو پتہ ہے صبح دروازہ بھی نہیں کھلتا بیکاز 3 ڈگری -3 ڈگریز یہاں ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو ہی واز فائنڈنگ اٹ کہ میں نے واپس جانا ہے, آئی ڈونٹ لائک لیونگ ہے. تو آپ پیرنٹس آر لائک دیٹ. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ یو پٹ آل دیٹ ان این ایکسپلینیشن کہ کیوں بائی مائی مدر اور مائی فادر ہو از کمنگ ہیئر, یا جو بھی آپ کے اپلیکنٹ ہیں, بہن کو بلا رہے ہیں, بھائی کو بلا رہے ہیں, دین آف کورس وہ جاب کے اس کا پھر آ جاتی ہے بات کہ وہ لیٹر وغیرہ لگائیں کہ ان کو چھٹی ملی ہوئی ہے, بٹ وائی وڈ دے گو بیک. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور جو تیسری چیز ہے کور کرنے کے لیے کہ اگر ہسٹری نہیں ہے ٹریول کی تو وائی از ناٹ لائک دیٹ. اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے اگر آپ کی یہاں فیملی ہے, 3 لوگ ہو آپ لوگ, 3 کا ٹکٹ کے پیسے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک کو ادھر بلانا. اٹ ول بی چیپر. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ساری چیزوں کو آپ بنا کے رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہوم آفس ریفیوز کرتا ہے, یو ہیو آرگیوبل گراؤنڈس آگے جا کے پری ایکشن پروٹوکال میں کہ جی ان ریزنیبل ڈیسیجن ہے. سو دیز آر دا تھنگس یو ہیو ٹو لک فارورڈ ٹو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. طارق بھائی, میرا ابھی آپ نے کوئی شروع میں اس پہ تھوڑی سی روشنی تو ڈالی ہے پرائم سروس کے بارے میں. جی جی, میرا بھی اسی پہ ہی سوال تھا, لیکن میرا سوال تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ نہیں میٹر کرتا کہ ابھی پرائم سروس کھلی ہے یا نہیں, جی وہ سب فیوچر میں کھل جائے گی. لیکن سوال میرا صرف یہ ہے کہ نیشنلٹی کی اپلیکیشن جب ہم کرتے ہیں تو یہ پرائم سروس میں آتی ہے یا نہیں. اگر کھل جائے گی تو جب میری ابھی 2 مہینے بعد مجھے اپلیکیشن کرنی ہے, تو اگر اس وقت کھلی ہوگی تو ہوتا ہے کوئی سڈنلی اپلیکیشن ہے جی یہی صرف پرائم سروس میں آتی ہے,
नेशनलिटी की सर्विस ये एप्लीकेशन है इसमें नहीं आती, ये आती है या नहीं, एक तो ये सवाल है। जी जी और दूसरा ये है कि अगर मैं एप्लीकेशन करके तो 3 से 4 महीनों के लिए बाहर चला जाऊं, जैसे पाकिस्तान तो मैं नहीं जा सकता, टर्की जाना चाहता हूं। शायद आपके रिमेम्बर में हो, मैंने आपसे 2-3 महीने पहले भी बताया था कि मैंने ऑनलाइन शादी तो की है, लेकिन उसका स्पाउस वीजे पे अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि हम फिजिकली एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं है। तो उसके लिए हमने अरेंज किया है कि टर्की में 2-3 महीने हम गुजारेंगे साथ, तो वहीं से ही वो सारा एविडेंस भी कलेक्ट कर लूंगा मैं, तो फ्यूचर में तो स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करूंगा, तो वो मैं एप्लीकेशन करने के बाद ट्रेवल कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरा वही प्राइम सर्विस का, ये 2 सवाल है भाई, अगर आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दें तो थैंक यू। थैंक यू जी। देखें, जो नेशनैलिटी होती है ना, ये मिलना बंदे को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रेशन पे होता है, क्योंकि ये एक डिस्क्रेशनरी पावर है। इस पे प्रीमियम सर्विस डे वन से नहीं थी, यानी कि अगर आप पुराने लॉ में भी चले जाएं, इंडेफिनिट सेम डे पे मिल जाता था, नॉर्मल एक्सटेंशन एप्लीकेशंस एक दिन में मिल जाती, लेकिन नेशनैलिटी एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें उन्होंने प्रीमियम सर्विस नहीं रखी हुई थी। तो अभी भी मैं कह तो नहीं सकता, बिकॉज मैंने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं देखी कि जब प्रीमियम सर्विस वापस आएगी नेशनैलिटी एप्लीकेशंस प्रीमियम सर्विस के अंदर इंक्लूडेड होंगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम उसी सिस्टम को अगर व्हील ब्रेक नहीं हो रहा, उसी व्हील को लेके चलें सो टू स्पीक, तो नेशनैलिटी पे प्रीमियम सर्विस आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है जो अब एक चेंज आ गया एप्लीकेशंस के अंदर कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, और आपके केस में तो इंडेफिनिट है आपके पास, पुराने ज़माने में ये होता था कि वीज़े पासपोर्ट चले जाते थे, फिर 2-3 महीने बाद वापस मिलते थे, देन यू कुड ओनली ट्रैवल। अब ये सहूलत होगी कि क्योंकि सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन जाती है, तो यू होल्ड ऑन टू योर पासपोर्ट। तो बिल्कुल एक दफ़ा जब आप नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डाल देते हैं तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट के जो भी आपके प्लान्स हैं शादी के बारे में, बट यू कैन ट्रैवल। लेकिन प्रीमियम सर्विस सर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मैंने नया सिस्टम देखा नहीं है, ना मेरे आगे आया है कोई ऐसी अनाउंसमेंट्स, लेकिन मोस्ट लाइकली से नेशनैलिटी में प्रीमियम सर्विस नहीं मिलेगी फ्यूचर में भी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी शादी आपको मुबारक हो। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये कि अभी ईस्टर की बैंक हॉलीडे हैं होम ऑफिस की या नहीं, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने 9 फरवरी को अपनी फैमिली का इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, और ये 30 मार्च को मुझे उनके बायोमेट्रिक हुए हैं। तो मुझे ये पता करना था कि अब इस दौरान अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है पेपर्स की, या तो वो अभी भी मंगवा सकते हैं या इसके बाद चांस होते हैं या नहीं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, होम ऑफिस का कोई स्पेशल नहीं है छुट्टी का टाइम, वही छुट्टी थी जो नेशनल हॉलीडेज़ यूके में थे, ईस्टर फ्राइडे के और मंडे के जो गुजर गया है, और अब मई में बैंक हॉलीडे एक और आएगा, होम ऑफिस उस दिन बाद होगा। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी की तरह होम ऑफिस के कोई 3 वीक्स ऑफ नहीं होते, इट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और वो उसी प्रोसीजर से चलता है, इस तरह बैंक्स और बाकी सारे अदारे चलते हैं। तो वो जो ईस्टर फ्राइडे और मंडे की छुट्टी थी वो अब गुजर चुकी है, और अब आई थिंक जो अगला बैंक हॉलीडे है वो बैंक हॉलीडे मई में आएगा। तो वो तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जहाँ तक बात आती है फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की, देखें होम ऑफिस की अगर जो गाइडलाइन देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड है वो पूरे करना आपकी ज़िम्मेवारी है, हम लोग आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे फॉर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन। या आप एज एन एप्लीकेंट ज़िम्मेवारी आपकी है, द बर्डन इज़ ऑन यू कि यू प्रोवाइड एम्पल एविडेंस कि यू मीट दी रिक्वायरमेंट जिसके तहत आपने एप्लीकेशन डाली है। हाउएवर देखने में ये आया है बहुत ज़्यादा केसेस में कि केस वर्कर्स डिस्क्रेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि वो आपको राब्ता करते हैं और बोलते हैं कि जी फर्दर डॉक्यूमेंट हमें दे दें, इस चीज़ का उस चीज़ का। लेकिन आई थिंक ये उन केसेस में ज़्यादा करते हैं, मेरा तजर्बा ये है, जिसमें उन्होंने सोच लिया कि जी वीज़ा दे देना है, बस एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दे दें। तो अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ, जब मुझे कहते हैं तारिक भाई की ईमेल आ गई, घबरा जाते हैं, मैं कहता हूँ शुक्र करें ईमेल आई है, बिकॉज वरना वो सीधा सीधा ना बोलते हैं। ईमेल देने का मतलब ये है कि उन्होंने सोच लिया कि बड़ा आर्ग्यूबल केस है, गुड केस है, ये थोड़े से और डॉक्यूमेंट मंगवा के इसको थ्रेशोल्ड से आगे कर दें। तो कहने का मेरा मतलब है कि बिल्कुल डिस्क्रेशन पे है केस वर्कर की कि वो अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो ये उनकी डिस्क्रेशन पे है, मैंडेटरी नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारक भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू।
جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. میرے پاس 5 سال کا ریفیوجی سٹیٹس ہے جی. تو میرا چھوٹا بھائی یہ 16 سال کا ہے, وہ فرانس میں ہے, کیا میں اس کو یہاں بلا سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے ہالینڈ میں, اس کے پاس بھی 5 سال کا ریفیوجی سٹیٹس ہے ہالینڈ میں, تو اس کو میں ادھر ویسے بلا سکتا ہوں تو ویسے گھومنے کے لیے؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. مجھے کان میں بتایا گیا کہ طارق بھائی اس وقت ہمارا پہلا بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو ہم پہلے بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آ کے میں سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد وی ول کیری فارورڈ اینڈ ویل ٹیک سم مور کالس ان شاء اللہ تعالیٰ. لیٹس گو آن اے بریک ناؤ اور آئی ول سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال آئی, انہوں نے کہا کہ میں 5 سال کے ریفیوجی سٹیٹس کے اوپر ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایک, میرا بھائی یورپ میں رہتا ہے انڈر 18 ایئرز آف ایج, کیا میں اس کو اپنے ویزے پہ یہاں بلا سکتا ہوں؟ اینڈ میرا ایک دوست ہے جو ریفیوجی سٹیٹس اس کو یورپ میں ملا ہوا ہے, کیا وہ مجھے وزٹ کرنے آ سکتا ہے؟ تو آسان بات تو یہ کہ جہاں تک دوست کی بات ہے بالکل آپ کو وزٹ کرنے وہ آ سکتا ہے, سبجیکٹ ٹو کہ وہ ویزے کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر لے. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے بھائی کے اوپر. دیکھیں, اس سے پہلے میں آپ کے بھائی کا جواب دوں, بیسکلی انفارچونیٹلی دی آنسر از نو, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. دیکھیں, جب کسی کو ریفیوجی سٹیٹس اس ملک میں ملتا ہے 5 سال کا, تو وہ مینلی 3 طرح کے طریقوں سے کسی کو یہاں بلا سکتا ہے, اور مینلی ون ایسے کسی کو بلا سکتا ہے میننگ اپنے فیملی ممبرس کو. جب ہم فیملی ممبرس کی بات کرتے ہیں اس سینیریو میں, ہم بات کر رہے ہیں بیوی کی اور ان بچوں کی جو انڈر دا ایج آف 18 ہے, یا میں ہوں ان ایلڈرلی یا ان کو ہم کہتے ہیں اڈلٹ ڈپینڈنٹس کی بات کر رہے ہیں جو اوور 18 ہے, جس میں ظاہری بات ہے آپ کا بھائی نہیں آتا بیکاز آپ کا بھائی انڈر 18 ہے اس وقت. تو جو آپ کے لیے صرف سمجھا رہا ہوں, باقی لوگوں کے لیے جو 3 کیٹیگریز آپ پہ مینلی آتی ہیں وہ یہ سب سے آسان ہوتی ہے فیملی ری یونین. سب سے آسان اس لیے بولتا ہوں کیونکہ فری آف کاسٹ ہے. وہ ان بیوی اور بچوں کو آپ یہاں بلا سکتے ہیں جب آپ نے اسائلم کلیم کیا تھا آپ نے ان کا ذکر کیا تھا اپنے کلیم کے اندر. تو جب آپ کو ریفیوجی سٹیٹس ملے گا تو تھرو اے پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں فیملی ری یونین, آپ اپنے ان بیوی اور بچوں جو انڈر 18 ہیں ان کو بلا سکتے ہیں اپنے آپ کو یہاں جوائن کرانے کے لیے. ایک ہے تھوڑا سا گرے ایریا ادھر کہ اگر کوئی بچے اوور 18 ہیں, لڑکیاں خاص طور پہ, کچھ لڑکے بھی, لیکن وہ فل ٹائم ایجوکیشن میں اور آپ ہی کے ڈائریکٹ ڈپینڈنٹ ہیں, تو آپ ان کو بھی ادھر اندر ڈال سکتے ہیں اسی اپلیکیشن کے اندر. پہ ڈسکریشن سیکٹری اسٹیٹ کی ہوتی ہے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ وہ ڈسکریشن آپ کے فیور میں ہی استعمال کرتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ یو کین چیلنج اٹ لیٹر. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو یہاں لوگ بلانے کا فیملی ری یونین. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس میں بیوی اور چلڈرن انڈر 18 آتے ہیں. ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نئی یہاں ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں اور آپ یا کہیں اور سے شادی کرتے ہیں یا لوکل کر لیتے ہیں, ان سے آپ کے اسٹیپ چلڈرن ہیں یا آپ کے بچے ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس ابھی بھی 5 سال کا ریفیوجی ویزا ہے, لیکن آپ اپینڈکس FM کے انڈر آتے ہیں. یعنی کہ وہ والی جو ریکوائرمنٹس ہیں جس میں آپ کو 18,600 کمانا ہے, آپ کی وائف کو انگلش ٹیسٹ کرنا ہے, اور اس طریقے سے آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں. جو بیسکلی یہاں لوگ جو برٹش سٹیزن ہیں انڈیفینٹ لیو کے ساتھ ہیں, اور اسپیشلی جو آپ یہاں یورپین ہیں سٹیزن جن کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے, وہ بھی اب اپینڈکس FM کے انڈر آ گئے ہیں, تو آپ وہ والی اپلیکیشن ڈالتے ہیں. اگین بھائی کا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جہاں آ جاتے ہیں تیسری قسم جس کو ہم کہتے ہیں اڈلٹ ڈپینڈنٹ. یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پیرنٹس یا اوور 18 ڈپینڈنٹس کو بلانا چاہتے ہیں, لیکن اس میں جو ڈیفینیشن ہے وہ اب چینج ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی ال ہیلتھ, ڈسیبلٹی یا ایج کی وجہ سے ایسی حالت ہوگی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر سکتے. وہ ایک اسپیسیفک لسٹ ہے, اور ان کو وہاں جہاں وہ رہتے ہیں ان کو وہ سپورٹ وہاں مل نہیں رہی.
تو آئی تھنک کیونکہ آپ نے کوئی لیگل گارڈینشپ بھی اپنے بھائی کی نہیں لی ہوئی کہ ون کوڈ سے کہ نہیں جی آپ کے ڈائریکٹ ایک طرح سے بچے کی طرح ہے بیکاز یو ہیو لیگل گارڈینشپ. بیکاز اگر وہ ہوتی تو ان کا ادھر جو اپلائی انہوں نے کیا ہوتا اس پہ بھی باتیں آپ مجھ سے بتاتے اور آپ کے بھی اپلیکیشن میں وہ چیزیں ریٹن ہوتی. تو میرا وہی کہنے کا مطلب ہے کہ انلیس ون گوز ڈیپ ان ٹو اٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو میں بولا بھائی بلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کی لیگل گارڈینشپ آپ کے نام پہ, اور لیگل گارڈینشپ کا مطلب ہوتا ہے آفیشیل لیگل ڈاکومنٹ کورٹ کے تھرو, تو پھر مے بی تھوڑا سا میرٹ ہو. بٹ اگین پلیز یو نیڈ ٹو گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن جو آپ سے ساری باتیں پوچھ کے آرام سے آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام طارق بھائی. جی بھائی. جی میں منصور بات کر رہا ہوں لیسٹر سے. جی ایکچولی میں آلریڈی جو ہے وہ میرڈ تھا, تو ہماری جو ہے سیپریشن لاسٹ ایئر مارچ میں ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں نے جب ڈائیورس اپلائی کیا تو یہ ڈائیورس اتنا لانگ ہو گیا ہے کہ اٹ ول بی اناؤنس آن 14th April نیکسٹ ویک. اور میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے اسمال چائلڈ بھی ہیں, 5 year and 3 years. اور اب میں مطلب جلد سے جلد چاہتا ہوں کہ میں شادی کر لوں مائی نیکسٹ منتھ یہ ڈائیورس ہونے کے بعد. اور اس کے بعد میں اکارڈنگ ٹو EU لا اپنی وائف کو ویزا اپلائی کر سکتا ہوں جو 30 جون تک ویلڈ ہے. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائی. دیکھیں پہلی بات تو آپ بالکل سمجھ گئے ہیں کہ 100% یور رائٹ کہ آپ کی جب تک ڈیورس نہیں ہوتی آپ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے بیکاز دیٹ از نون ایز پولیگامس میرج. اور اس ملک میں یہ شادیاں ویلڈ میرج نہیں ریکگنائز ہوتی بے شک ہوم کنٹری میں ہوں. تو اٹ از ویری کریکٹ جو آپ کی تھنکنگ ہے کہ پہلے میری ڈیورس ہو جائے اور اس کے بعد میں شادی کروں. اور اب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا بیکاز کافی EU سٹیزنز, جو میرے خیال سے آپ EU سٹیزن ہیں تبھی آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ اس بارے میں کنفیوز ہیں کہ آیا اب ہم لوگ نئے قانون میں آتے ہیں یا ابھی بھی ہم پری سیٹل سٹیٹس کے اندر آتے ہیں. نیا قانون کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ ایکسپلین کر دوں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ EEA ریگولیشن 2016 تک اپلائی ہوتی تھیں 31 دسمبر تک. اس کے بعد سارے اپینڈکس EU کے انڈر آ گئے جس کو ہم پری سیٹل سٹیٹس یا EU سیٹلمنٹ اسکیم بولتے ہیں. اور EU سیٹلمنٹ اسکیم کے ساتھ ساتھ اپینڈکس FM کے انڈر بھی اب آپ لوگ آ گئے ہیں. میننگ وہ والا اپینڈکس جس میں سارے برٹش لوگ آتے ہیں, انڈیفینٹ والے آتے ہیں, جن کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے, ہیومیٹیرین پروٹیکشن ہے, وہ سارے آتے ہیں. میننگ اب آپ کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے اور انگلش ٹیسٹ آپ کی اسپاؤس کو میٹ کرنا ہے اگر آپ اپینڈکس FM والی لین میں آتے ہیں. اگر آپ اپینڈکس EU والی لین میں آتے ہیں تو کوئی انگلش ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, کوئی منیمم انکم کی ریکوائرمنٹ نہیں, اپلیکیشن بھی آلموسٹ فری ہے انٹری کلیئرنس کی, لیکن اس والی جگہ پہ آلموسٹ 2,600 پاؤنڈز ہے. تو اب سوال یہ آتا ہے اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے طارق بھائی کیا میں اب اپینڈکس EU کی لین میں آتا ہوں اگر میں شادی کروں یا اپینڈکس FM کی. تو اس میں ہوم آفس نے یہ بولا ہے اینڈ میں مطلب اسے کہنا نہیں چاہیے بٹ تھوڑا سا گرے ایریا ہوم آفس سے رکھا ہوا ہے اس کے اندر, لیکن بلیک اینڈ وائٹ یہ وہ بولتے ہیں اپنی پالیسی کے اندر کہ اگر آپ نے شادی ابھی کی ہے لیکن آپ کی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی تھی بیفور 31 دسمبر تو آپ اپینڈکس EU کے انڈر اپلائی کر سکتے ہیں, ادروائز اپینڈکس FM کے انڈر. تو بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ I met someone جس کا یہی سینیریو تھا, تو مجھے کہتا ہے طارق بھائی پھر میں کیا کروں. میں کہا یار دیکھو اپینڈکس EU کی اپلیکیشن مفت والی ہے, FM کی 2,600 پاؤنڈ والی ہے. تو اف یو تھنک کہ یور ریلیشن شپ ایگزسٹڈ اینڈ یو کین پروو کہ ہماری ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی تھی پرائر ٹو 31 دسمبر, تو آپ بالکل اپینڈکس EU کے اندر ڈالو اور بعد میں ہوم آفس کو چیلنج کرو کہ جی میری تو ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی تھی اس ڈیٹ سے پہلے, سو وائی شوڈ آئی گو انڈر اپینڈکس FM. لیکن اگر آپ کی ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی بیفور دسمبر 2021 تو 21 کہہ رہا ہوں, بیفور 31 دسمبر 2020, تو پھر آپ اپینڈکس FM کے انڈر آ جائیں. یعنی کہ آپ کو 18,600 کی انکم ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے, ان کو انگلش ٹیسٹ دینا ہے اور ود ڈیو رسپیکٹ وہ فیس بھی 2,600 پاؤنڈس ہے. تو کیونکہ مجھے فیکٹس آپ کے بیک گراؤنڈ کی نہیں پتہ کہ آپ کی ریلیشن شپ ان کے ساتھ کتنی پرانی ہے, آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے مچ, لیکن آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ لوگوں کے لیے کہ اسپیشلی یہ جو ابھی میں اردو کا ورڈ کیونکہ شو اردو کا ہے, انگلش میں تھوڑا بہتر سمجھا دیتا کہ جو کھچڑی مچی ہوئی ہے, کیونکہ بہت لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اس وقت کہ طارق بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اپینڈکس FM میں بھی ہم آگے, اپینڈکس EU میں بھی ہم آگے. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ جب آپ پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لا انہوں نے نکال دیا ہے. تو سمپلر ورڈز میں
किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जिसको ये सारे कानून पता हों, तो वो आपको बड़े आराम से बात बता देगा कि देखें जी ये एप्लीकेशन भी डल सकती है अगर आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, बट इट्स लिटिल बिट पान के मिलता है नहीं मिलता, बट ये देख लें बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको इकट्ठा 5 साल का मिलेगा, 5 साल बाद सेटलमेंट फ्री ऑफ चार्ज। अभी तक तो इन्होंने नहीं कहा हम कोई कॉस्ट वॉस्ट लगाएंगे उसके साथ यूरोपियंस के लिए, लेकिन अगर आप अपेंडिक्स FM में आते हैं तो अभी 2,500 ऑलमोस्ट अभी देंगे, 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट है, 2.5 साल बाद दोबारा इतने पैसे देने हैं, फिर 5 साल बाद दोबारा इतने पैसे देने, यानी कि ऑलमोस्ट ये एप्लीकेशन मतलब ये सारी कॉस्ट 7,500 की लग जाएगी, एक्सक्लूडिंग जो आपने 18,600 मिनिमम इनकम शो करनी है। एंड ऑफ कोर्स अगर बच्चा आपका पैदा होता है आपके पास इंडेफिनिट नहीं, तो वो 18,600 बन के ऑलमोस्ट 22,000 बन जाएगा इनकम रिक्वायरमेंट। सो कहने का मतलब है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गो ऑन द राइट ट्रैक। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, बिकॉज मुझे बिल्कुल नज़र आता है कि क्या ये चीज़ है, लेकिन मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाने की लोगों को कोशिश करता हूँ कि एक रोड रखें अपेंडिक्स EU की, एक रोड रखें अपेंडिक्स FM की, और देखें कि आप कौन सी वाली रोड के अंदर फिट होते हैं, बिकॉज हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे भाई, एंड आई होप आई हैव नॉट कन्फ्यूज्ड यू। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मैंने आपसे 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। यस मैम। मैंने आज FLR FP की मेरी एक्सटेंशन है, वो लास्ट 4th एक्सटेंशन है जी। तो मैं उसकी वो एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रही थी, तो उसमें मेरा बेटा है 5 ईयर का, और उसका पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है, और हमने ड्यू टू ये कोरोना रीन्यू नहीं कराया जी। तो उसमें वो उसका मांग रहे थे, मैं उसकी वही एक्सपायर वाला पासपोर्ट डाल रही हूँ, और वो सेक्शन आगे नहीं जाता, फिर उस वापस ले आता है कि एग्जिस्टिंग डेट डालें। और सेम ही मेरे ID कार्ड, पाकिस्तानी ID कार्ड है, उसका भी है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी जो NHS की फीस है वो 1560 इन्होंने मेरे से ली है। आई पेड इट टुडे। यस मैम। तो उसका क्या है, लाइक इतनी ही फीस बनती है और आई बीन ओवरचार्ज्ड। ऑलराइट मैम। तो एक काइंडली और गाइड कर दीजिएगा। यस मैम। कि ये एप्लीकेशन जो है मैं पोस्ट भी कर सकती हूँ, और उसको मैं किस पोस्टल एड्रेस जो होम ऑफिस का मेरे पास लेटर है उसके ऊपर जो है उस पे करना होगा, या कैसे, प्लीज ये गाइड कर दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू मैम आपकी कॉल का। देखें, लेट्स गो वन बाय वन। पहली बात आ जाती है पासपोर्ट की। देखें, होम ऑफिस बिल्कुल कहता है कि जब आप अप्लाई करें वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बट नॉर्मली देखने में आया है कि अगर आप रीज़न दे दें कि क्यों वैलिड पासपोर्ट आपके पास नहीं है, कुछ लोग ओवरस्टेयर होते हैं, अपनी एम्बेसी जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो आगे से देते नहीं हैं कि जी आपके पास वीज़ा नहीं है, और कुछ आपकी तरह है कि वीज़ा था, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, कोविड की वजह से जा नहीं सके, तो होम ऑफिस टेक्स अ वेरी लीनियंट अप्रोच टूवर्ड्स इट एज लॉन्ग एज आप एक्सप्लेन कर दे। लेकिन आपका इशू कुछ और है, और ये बहुत लोगों को इशू होता है बिकॉज पहला ज़माना बड़ा अच्छा होता था, पेपर एप्लीकेशन लगा के अगले पेज पे चले जाएं, लेकिन अब अगर आप कोई सर्टन डेट नहीं डालते तो वो फॉर्म आगे ही नहीं जाता। तो आपकी जो प्रॉब्लम है मैम कि वो पहले सेक्शन में पूछते हैं कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, उसका आंसर है नो। वो खुद ही फिर आगे जाके बोलेंगे डू यू हैव एन एक्सपायर्ड पासपोर्ट, एंड यूल से येस, तो वो आगे एप्लीकेशन चली जाएगी। सो बेसिकली व्हेन दे आस्क फॉर कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, द आंसर इज़ नो, बिकॉज दे आर आस्किंग मैम, जो अगर आप उनकी गाइडेंस पढ़ें कि उसमें आपने येस उस वक्त बोलना है इफ़ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, लेकिन आपके पास वैलिड पासपोर्ट है ही नहीं, आपके पास एक्सपायर्ड पासपोर्ट है। तो जो पहला सेक्शन आता है जिसमें पूछते हैं कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, उसमें नो कर दें, ऑटोमेटिकली वो नो करेंगे, एक और दफ़ा आई थिंक नो फिर करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा उस वाले पेज पे जिस पे कहेगा ओके डू यू हैव एन एक्सपायर्ड पासपोर्ट, यू विल से येस, एंड वो फिर ऑटोमेटिकली एक और पेज आगे चलता जाएगा, और वो कहेगा कि हमें एक्सपायर्ड पासपोर्ट की फिर डेट्स दे दें। तो उस वक्त जब आप डेट्स डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक ID कार्ड के साथ भी ये हो रहा है, क्योंकि आपके पास वैलिड नहीं है, और वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है जो ID कार्ड है उसकी वो डेट्स मैंडेटरी नहीं होती डालनी, लेकिन मेरे ख्याल से यही हो रहा है कि क्योंकि आपके पास वैलिड ID कार्ड नहीं है, आप उसको नो बोलें तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आई थिंक 2 दफ़ा नो बोलना पड़ता है, तो फिर वो पेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा उस वाले सेक्शन पे जहाँ वो बोलेगा कि एक्सपायर्ड ID कार्ड या पासपोर्ट की डिटेल डाल दें। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर यू गोइंग रॉन्ग। वो नो करें, इट विल गेट टू दैट स्टेज जहाँ वो मांगेगा एक्सपायर्ड। फिर आपने बोला NHS,
अनफॉर्चुनेटली मैम मैं बड़े अरसे से लोगों को कह रहा हूँ, और आई थिंक जब ये अनाउंस भी हुई थी न्यूज़ में उस वक्त से बोल रहा हूँ कि भाई तैयार हो जाएं, 3 टाइम्स बढ़ने लगा है IHS। बड़ा शोर मचा था उसके ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ट्रू मैम। पहले ज़माने में 300 एंड समथिंग था, अब ऑलमोस्ट उन्होंने 500 एंड समथिंग कर दिया है पर ईयर के हिसाब से। तो बेसिकली पर पर्सन का जो बन जाता है, पर पर्सन मैं बोल रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट 1500 एंड समथिंग बन जाता है। तभी मैम अगर आप मेरा शो पहले भी देखती, मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ़ी वेवर के लिए उनसे बोलें, मीनिंग कि जी मुझे माफ़ की जाए मेरा IHS एंड इमिग्रेशन की फ़ीस अगर आपके पास नहीं। बट दिस इज़ करेक्ट, पर एप्लीकेंट इज़ 1560। तो अगर आपकी फैमिली ऑफ 3 है तो एप्लीकेशन की 1000 एंड समथिंग 52 समथिंग आपने अलग देने हैं, तो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 2600 बनता है। आगे जाके जब आप प्रीमियम सर्विस बुक करेंगे वो £200 पर एप्लीकेंट ले रहे हैं, आई विल कम टू दैट इन अ सेकंड। तो ऑलमोस्ट 2800 पाउंड राउंड ऑफ करके एक बंदे की एप्लीकेशन की कॉस्ट पड़ती है। तो अब आ जाते हैं, तो दैट्स करेक्ट मैम, IHS बाकी इतना बढ़ गया। और अब आखिरी चीज़ मैम आपने बोला पोस्ट, नो मैम, अब सिस्टम चेंज हो गया। अब ये है कि इन सिंपलर वर्ड्स आप एप्लीकेशन जब ऑनलाइन भरेंगी खुद ही वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा बुक एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक करने के 2 तरीके, जस्ट टू लेट यू नो। एक तरीका तो ये है कि आपको ऑप्शन ही नहीं आएगी अपॉइंटमेंट की, होम ऑफिस आपको ईमेल करेगा और कहेगा हमें ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके दे दें और ख़ुद ही मोबाइल फ़ोन से अपनी तस्वीर खींच के हमें ईमेल कर दें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके साथ ये हो बिकॉज यू ऑलरेडी होल्ड BRP कार्ड्स। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं सॉरी आप ऑनलाइन बुक करें। तो जब आप ऑनलाइन बटन प्रेस करेंगे इट विल गो टू अ थर्ड पार्टी वेबसाइट, एंड फिर वो वेबसाइट जो थर्ड पार्टी की है वहाँ आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एंड दैट कॉस्ट यू ऑलमोस्ट £200 प्रीमियम सर्विस पे। प्रीमियम सर्विस का मतलब वहाँ आपको कॉफ़ी पिलाई जाएगी, बिस्किट दिए जाएंगे, नॉट ये कि आपका एक दिन में डिसीजन होगा। एंड वो तकरीबन £160 to £200 की एप्लीकेशन पर पर्सन बुक होती है। सो दैट इज़ द प्रोसीजर। वापस ऑनलाइन फॉर्म फॉलो करें तो यू विल गेट देयर। मुझे कान में बोला जा रहा है तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम है, आई डू अपोलोजाइज, मैं थोड़ा ज़्यादा जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू टेक योर टाइम आउट। और जब मैं ज़्यादा जवाब देता हूँ डिटेल में, आई एम होपिंग कि 4 और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए बिकॉज मे बी दे हैड अ सिमिलर क्वेश्चन। अब हम लोग ब्रेक पे जाते हैं, इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके वील डू अ लास्ट सेशन ऑफ अ शो एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ़ोन कॉल्स। सो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। हम अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मुझे आपसे सवाल पूछना है जी कि वालेकुम मेरा अस्सलाम, पूछिए। BRP मैं FLRM अप्लाई किया है, मतलब मेरा BRP मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया था। मैंने सिर्फ BRP अप्लाई किया, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। देन दे सेंट मी एन ईमेल, यू अप्लाई वी कांट फाइंड योर एप्लीकेशन, तो आप नई एप्लीकेशन डालें। अभी मैंने नई एप्लीकेशन भी डाली है और IHS की पेमेंट रिसेंटली अर्ली मार्च 2021 में की है। मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं चला अप्रूव नहीं हुआ है या क्या है। तो मेरा कोई ओवरस्टे तो नहीं जा रहा इसमें, या ओवरस्टे हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? तो मेरे पास अभी ना BRP है और ना ही मेरे पास वैलिड वीजा है, क्योंकि वो तो मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया था, बट इनके लेट प्रोसेस की वजह से अभी तक अप्रूवल नहीं आई है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आपकी कॉल की। देखें, जहाँ तक बात है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं, वो तो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के मेरिट के ऊपर। क्योंकि एक चीज़, आप बेशक फ़ोन रखते हैं, TV पे सुन लें, आपके लिए बेहतर रहेगा प्लीज़।
तो देखें, आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो मेरिट के ऊपर है, आपकी एप्लीकेशन की, उसमें कुछ और चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, शो का फॉर्मेट नहीं है कि आई कैन गो इनटू दैट डिटेल। लेकिन दो बातें मैं आपको बोल देता हूँ जो अनफॉर्चुनेटली हुई हैं कि एक बात तो ये है कि बिल्कुल आपका पीरियड ओवरस्टेयर में आता है। उसकी वजह ये है कि एज एन एप्लीकेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होने लगा हो आप इन टाइम एप्लीकेशन डालें होम ऑफिस को फॉर इन एक्सटेंशन, और अगर होम ऑफिस उस इन टाइम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है आपका वो 3C शुरू हो जाता है, एंड फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक अलग इशू है, लेकिन आपकी लीव कंटिन्यूस रहती है। आपके केस में आपने एप्लीकेशन नहीं डाली, आपने BRP अप्लाई कर दिया जो कि टोटली एक सेपरेट चीज़ है, नथिंग टू डू विद जो आपको ओरिजिनल एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी। तो 3C आपका टूट गया क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं था, आपने एप्लीकेशन नहीं डाली, तो वो सारा पीरियड ओवरस्टे में आता है। अब इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। एक तो एप्लीकेशन है आपकी करंट मतलब एप्लीकेशन, मतलब इसके दो असर आपके ऊपर पड़ सकते हैं, इफेक्ट हो सकता है आप पे। पहला तो ये है कि करंट एप्लीकेशन, बिकॉज करंट एप्लीकेशन की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है कि यू मस्ट हैव वैलिड लीव टू रिमेन, या अगर आपने ओवरस्टे किया शुड बी लेस दैन 14 days, एंड देन दे कंसिडर बाकी सारी चीज़ें बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। तो मुझे आपका बाकी चीज़ों का बैकग्राउंड नहीं पता, बट मे बी केस वर्कर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आपको वीज़ा दे दे, बिकॉज आपने ज़रूर एक्सप्लेन किया होगा कि जी मुझसे गलती होगी, मैंने इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन BRP सिर्फ अप्लाई कर दिया, एंड मे बी अ केस वर्कर लुकिंग एट ऑल दैट डिस्क्रेशन अप्लाई करें एंड स्टिल गिव यू द वीज़ा, लेकिन उसका ही मतलब नहीं आपकी लीव वैलिड उसने कर दी है, वैलिडेट कर दी है, वो ओवरस्टे के ऊपर ही आपको वीज़ा देगा। इशू का सेकंड आप पे इफेक्ट पड़ सकता है कि जब 5 साल बाद आप सेटलमेंट के लिए जाती हैं, बिकॉज जब आप स्पाउस वीज़े पे सेटलमेंट के लिए जाती हैं तो वो कानून ये कहता है कि पूरा 5 साल आपने कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड गुजारा और आप बीच में ओवरस्टेयर ना हो। तो ज़ाहिर बात है कि अब वो पीरियड आ गया ओवरस्टेयर का, क्योंकि आपकी बीच में कंटिन्यूस पीरियड की ब्रेक आ गई है, क्योंकि आपने इन टाइम एप्लीकेशन नहीं डाली। तो अगेन काफ़ी उसमें और चीज़ें पूछनी पड़ती हैं अबाउट आपकी बाकी इमिग्रेशन हिस्ट्री। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ स्पेशली फॉर यू, पहले ये वीज़ा आई होप आपको मिल जाए, लेकिन अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ होता है, जो आई होप ना हो बिल्कुल, देन प्लीज़ गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपको मशवरा दे सके। और जब आप अपनी सेटलमेंट अप्लाई करें व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर 5 years इन दिस कंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस वक्त भी किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ ताकि वो कवरिंग पेपर के अंदर, कवरिंग नोट के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर दे ऑन योर बिहाफ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि गारंटीड है कि आपको वीज़ा मिलेगा, बट कहने का मतलब है वी आर होपिंग कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अप्लाई हर डिस्क्रेशन इन योर फेवर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। घबराएं नहीं, पहले वेट कर लें, और बहुत टाइम लगता है आजकल एप्लीकेशंस के डिसीजन आने में बिकॉज ऑफ कोविड एंड पैंडेमिक में जो सब कुछ हो रहा है। तो 6, 7, 8 months इज़ क्वाइट नॉर्मल, 9 months इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो अनफॉर्चुनेटली भी वेट करने के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी तारिक साहब, एक तो आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। मैं निसार बोल रहा हूँ ब्लैकबर्न से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और दूसरा ये कि आप बड़ी डिटेल से आंसर देते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, माई मदर, आई एम EU नेशनल, माई मदर इज एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, जी मेरे साथ ही रह रही हैं जी तकरीबन लास्ट 6 years इन UK है जी, और शी हैज अ सेटल्ड स्टेटस जी लेकिन अभी वो पाकिस्तान गई हैं, उनका 5 year का रेजिडेंट कार्ड जो है फरवरी में एक्सपायर हो गया है जी। और इन मीन वाइल हमने, जब वो यहाँ पे थी तो हमने एप्लीकेशन भी सबमिट की हुई है होम ऑफिस में जी, और बायोमेट्रिक नहीं हो सके, जिसकी वजह से उनका नया 10 year का रेजिडेंस कार्ड नहीं आ सका। जी। तो इस सूरत में हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर आप बता सकते हैं, गाइड कर सकें। वो उनका लास्ट कार्ड तो एक्सपायर हो गया है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। देखें, इशू कहाँ आता है जब आपने ट्रैवल करना होता है, क्योंकि जब लोग प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करते हैं ना, होप आपने उनका प्री सेटल स्टेटस भी अप्लाई किया, उसकी मैं आपको वजह पहले बता देता हूँ कि जिन लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी था अंडर द ओल्ड स्कीम, उनको भी अंडर अपेंडिक्स EU कह रहा हूँ, माय अपॉलॉजी, हाँ अपेंडिक्स EU के अंडर, यानी कि प्री सेटल स्कीम के अंदर अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को कन्वर्ट करना था इंडेफिनेट लीव के ऊपर।
वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर के लिए बायोमेट्रिक कार्ड को साइड पे रख रहा हूँ। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो नई स्कीम आई है अपेंडिक्स EU की, जो प्री सेटल स्टेटस है, इसमें आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं और वो ऑनलाइन ही आपको एक पेपर दे देते हैं जिसमें लिखा होता है कि जी आपका इंडेफिनिट हो गया है। तो वो जो ऑनलाइन पेपर है वो जब आप अपनी मदर को भिजवाएंगे बैक होम तो शी कैन ट्रैवल ऑन दैट पेपर। अलग बात है कि आई होप उनको, आई डोंट नो पाकिस्तान में वो इंडिया में, कि वो उनको एयरपोर्ट पे तंग ना करें, बिकॉज मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ जिनके पास वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूवल आ जाता है कि अपना बायोमेट्रिक कार्ड भी बनवा लें, स्पेशली इफ़ यू गोइंग टू कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, बिकॉज आई डू नॉट नो कि अभी भी वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये बात पता है कि आपका अप्रूव्ड है यहाँ स्टेटस, क्योंकि अगर आप यूरोप जाएंगे वो स्टेटस ऑनलाइन दिखाएंगे, वो आपको यहाँ आने देंगे। तो इशू कहाँ आता है कि व्हेन यू गो टू योर एयरपोर्ट डेस्क और आप कहेंगे जी मैं कंट्री वापस जा रही हूँ बिकॉज आई एम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पर्सन, वो कहेंगे जी हमें फिर अपना वीज़ा दिखाएं। पुराने ज़माने में इंडेफिनिट वीज़े होते थे जिसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। आई हैड सो मेनी क्लाइंट्स, माशाल्लाह 20 साल पहले इंडेफिनिट मिला है, छोटी सी स्टैम्प है, वो उसी पे गुजारा कर रहे थे। अब इंडेफिनिट के ऊपर एक एक्सपायरी डेट है, उसका ये मतलब नहीं आपने दोबारा इंडेफिनिट अप्लाई करना है, उसका मतलब ये यू हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू कार्ड। तो प्रॉब्लम ट्रैवलिंग का है, इट्स नॉट कि शी डजंट हैव इंडेफिनिट एनी मोर। एक तो नया कार्ड इशू है ना, प्रॉब्लम ट्रैवलिंग का है। तो ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए एक हल आपके पास ये है कि उनका प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करें, बिकॉज अगर उनका प्री सेटल स्टेटस आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी भी टाइम है उसमें, तो वो जब उनको स्टेटस कंफर्म करके देंगे तो वो ऑनलाइन आपको अप्रूवल देंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने क्या वही अप्लाई किया था, यानी अगर वही अप्लाई किया था तो होपफुली उनको ऑनलाइन अप्रूवल आ जाएगा एंड शी कैन शो दैट अप्रूवल बैक होम बिफोर शी कैन ट्रैवल बैक। बिकॉज देखें, एक बात मैं लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, अब इट्स डन विद ऑन यू, डजंट मैटर, बाकियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई आपने एप्लीकेशन डाली हुई और आपका वीज़ा बीच में ख़त्म हो जाता है इफ़ यू गोइंग अब्रॉड, तो प्लीज़ कोशिश करें कि वेट कर लें जब तक आपका वीज़ा थ्रू नहीं होता। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं और पीछे से आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, देन टेक्निकली आपको एंट्री क्लियरेंस दोबारा लेनी चाहिए एंड यू हैव टू कम बैक। आपकी मदर का तो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, मैं जनरल लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ज़रा ट्रैवलिंग को थोड़ा प्लान किया करें। आई थिंक मोस्ट पीपल डू। ज़रूर कभी कभी मजबूरी होती है ना, पर्सन हैज़ टू गो, तो मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लुक इनटू प्री सेटल स्टेटस रिक्वायरमेंट्स, और अगर आप वो फुलफ़िल कर पाते हैं तो वो फिर फ़ायदा ही होता है कि वो ऑनलाइन आपको मिल जाता है एक सर्टिफिकेट जो कंफर्म करता है शी हैज़ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, एंड देन यू कैन यूज़ दैट सर्टिफिकेट टू ट्रैवल। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे एक क्वेश्चन है, मेरी फैमिली का अभी जो ILR हुआ है वो लास्ट वीक हुआ है जी, तो मैं उनकी सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई कंडीशन या मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अगर आपकी वाइफ को इंडेफिनिट मिला है बिकॉज आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, आपकी वाइफ को 1 साल वेट नहीं करना टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, वो इमीडिएटली अप्लाई कर सकती हैं, सब्जेक्ट टू कि सिटीजनशिप की जो अपनी रिक्वायरमेंट है नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की, वो सारी रिक्वायरमेंट मीट कर पाती हैं। मीनिंग यू नो कितने दिन इस मुल्क में रही हैं, कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं, कोई और चीज़ें नहीं हैं, यू नो वो जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंक्रप्सी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कहने का मतलब ये है कि मेनली अगर आप बात करें कि जी उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत है और शी कैन अप्लाई स्ट्रेट अवे, द आंसर इज शी कैन अप्लाई स्ट्रेट अवे फॉर नेचुरलाइजेशन। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये बात भूल जाएं कि जब अप्लाई करने लगे नेचुरलाइजेशन तो जो रिक्वायरमेंट्स है नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की वो आपकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन येस, आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर अ ब्रिटिश सिटीजन मैरिड टू हर एंड शी कैन अप्लाई ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, मैं सिर्फ ये पता करना चाह रहा हूँ कि मैं 10 ईयर रूट पे था जी, तो क्या मैं 5 ईयर रूट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ राइट नाउ? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और एक और क्वेश्चन। जी जी, मेरा वीज़ा जून में एक्सपायर हो रहा है, तो कब तक वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए? यानी कि जून में एक्सपायर हो रहा है, मैं आज से अप्लाई कर सकता हूँ? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहली बात तो ये है कि नॉर्मल लोगों को बोला जाता है 28 डेज़ पहले अप्लाई करें, लेकिन रियलिस्टिकली 2-3 महीने भी आप पहले कर सकते हैं, बट बहुत पहले भी ना करें। उसकी वजह ये कि आप एक बात भूल गए कि आपने अपने सारे वीज़ों को पूरा करके 10 साल पूरे करने हैं। आई मेट सम पीपल
जिन्होंने जल्दी जल्दी वीज़े अप्लाई किए, कभी प्रीमियम सर्विस कर ली इन द लास्ट 10 ईयर्स, और आखिरी वीज़ा जो उनका ख़त्म हो रहा है उनके 10 ईयर्स पूरे नहीं हो रहे, दे आर शॉर्ट बाय 4-5 मंथ्स, तो अब उनको एक एक्स्ट्रा वीज़ा लेना पड़ा है जस्ट टू कवर द 10 ईयर पीरियड। तो सिर्फ अर्ज़ ये है कि बिल्कुल आप पहले कर लें, बट एज ए रूल ऑफ थम 20 डेज़ इज़ एन एवरेज, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा भी पहले ना करें, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज़ कि मैंने एंड में 10 साल भी पूरे अपने करने, तो ये ना आप इतना जल्दी जल्दी करके 10 साल ही पूरे ना हो पाए आपके आखिरी एक्सटेंशन पे, तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड वेरी ऑफ दैट टाइम लिमिट एंड पीरियड। उसके बाद आपने मुझे अर्ज़ किया, मतलब ज़्यादातर ये बच्चों के ऊपर होता है कि लोगों के पास जो पेरेंट राइट होता है, पेरेंट वीज़ा होता है, वो 10 ईयर के ऊपर होता है एंड दे वांट टू स्विच इनटू अ 5 ईयर रूट, या स्पाउस वीज़े पे भी 10 ईयर होता है एंड दे वांट टू स्विच इनटू अ 5 ईयर रूट। तो पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बाद में बताता हूँ, पहले ये रूट पे स्विचिंग की एक बात समझा दूँ जो अक्सर लोगों को ये शौक लगता है कि जब आप 10 ईयर रूट से, चाहे बीवी वाले 10 ईयर रूट पे, बच्चे वाले 10 ईयर रूट पे, जब आप 5 ईयर रूट पे आते हैं तो आपकी क्लॉक 0 से शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आपने 2.5 साल लगाए हुए हैं 10 ईयर रूट पे, और अब आप जाके 2.5 साल के बाद जो एक्सटेंशन ले रहे हैं वो आप 5 ईयर रूट पे लेते हैं, तो वहाँ से टाइम 0 से शुरू होगा। यानी कि वहाँ से 0 से 2.5 साल, फिर 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, और फिर टोटल 7.5 साल बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा। अक्सर लोग समझते हैं कि जो हमने पहले 2.5 साल गुजारे हैं वो हम अगले 2.5 साल के अंदर ऐड करके हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे। नहीं, जब आप 5 ईयर रूट पे जाते हैं आपका टाइम 0 से शुरू होता है। अब आप स्विच कैसे करते हैं 5 ईयर रूट पे? अगर आप वाइफ वाले रूट पे हैं, यानी कि पार्टनर रूट पे हैं 10 ईयर, तो आप स्विच करते हैं 5 ईयर पे बाय शोइंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो आपको पता है अपेंडिक्स FM की है, जिसमें आपको वो 18,600 एंड प्लस जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से वो इंक्रीमेंट रेज होती है और इंग्लिश टेस्ट देना है। लेकिन अगर आप पेरेंट रूट के ऊपर हैं और आपने 5 ईयर के ऊपर जाना है तो आपको 18,600 शो नहीं करना पड़ता, आपको एडिक्वेट मेंटेनेंस शो करनी पड़ती है विद द इंग्लिश टेस्ट। ये इसमें थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो एडिक्वेट मेंटेनेंस की कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है दैन द 18,600, तो वो थोड़ी बचत हो जाती है कि यार इतने हमने इनकम नहीं शो करनी। तो जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, पहली कि जब आप 5 ईयर पे जाएंगे 0 से क्लॉक शुरू हो जाएगी। सेकेंड, बिल्कुल आप 5 ईयर पे कोशिश कर सकते हैं जाने की, लेकिन अगर स्पाउस की बेसिस पे 5 ईयर पे स्विच कर रहे हैं तो अपेंडिक्स FM के हिसाब से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी है, और अगर बच्चे की बेसिस पे 5 ईयर पे जा रहे हैं तो एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 18,600 प्लस जो बच्चों के जितने हैं उनकी वाली इनकम आप पे अप्लाई नहीं होती, और इंग्लिश टेस्ट दोनों पे देना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के यू कैन ऑलवेज़ ट्राई। और मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ कि उस वक्त ट्राई करें जब आपका पहला वाला वीज़ा ख़त्म हो रहा हो, क्योंकि अगर वो आपको किसी वजह से स्विच नहीं करने देते तो कम से कम वो 10 ईयर वाला तो देते रहेंगे, तो आपकी कॉस्ट नहीं ज़ाया होती। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम। वो मुझे कान में बोला जा रहा है अनिल, बिकॉज आई थिंक ही स्टॉप्स, पहले बोला नहीं अनिल है, एज वेरी काइंड ऑफ हिम, क्योंकि मैं जवाब दे रहा था कि तारिक भाई क्लोजिंग बस और कॉल्स ना लीजिएगा। मैं सबसे पहले आई डू अपोलोजाइज़। लास्ट वीक मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई थॉट कि बेहतर है मैं शो ना करूं। मैंने अनाउंस भी किया था कि मैं शो नहीं करूंगा। खुद अब अल्लाह का शुक्र है कि टेल कि आई एम वेरी वेल। लास्ट वीक यार मेरे ख्याल से मैं शो में कह भी रहा था 2 वीक पहले जब मैंने शो किया ख़त्म करते हुए कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज मुझे शो नहीं करना चाहिए था। मैं फिर एक ज़रा थोड़ा बैटरी चार्ज करते हैं, घर बैठते हैं, तो अब आई एम बैक। लेकिन नेक्स्ट वीक मैं इधर नहीं हूँ। आई डू अपोलोजाइज़। आपसे मुलाकात 14 दिन बाद होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, और हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला फोर्टनाइट में दोबारा होती है।